गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने स्टैटिस्टिकल डेटा और कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब आंकड़ों का व्यवस्थीकरण कैसे करें, उनको सिंप्लीफाई कैसे करें, इस बारे में डिस्कस करेंगे। संकलित जो आंकड़े हैं, जो भी इकट्ठा हमने किए हैं डेटा विभिन्न सोर्सेज से, वो सदा अव्यवस्थित होते हैं, जिन्हें समझना काफ़ी कठिन है। उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता। ये बड़े अत्यंत जटिल और अव्यवस्थित फॉर्म में होते हैं। इनसे उचित परिणाम निकालना भी लगभग असंभव है। तो सांख्यिकी का पहला कार्य है कि जितने भी विस्तृत विवरण हैं उनको इस प्रकार से संक्षिप्त और सरल रूप में किया जाए कि डेटा के जो करैक्टर हैं वो भी हमें दिखाई दे, और जो भी सामग्री इकट्ठी की गई है उसका इंटरप्रिटेशन भी सुविधाजनक तरीके से किया जाए। ये सारा प्रोसेस डेटा का वर्गीकरण और टेबुलेशन कहलाती है, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। ये जो डेटा कलेक्ट किया गया, इसका विधिवत विश्लेषण और निष्पक्ष इंटरप्रिटेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें संक्षिप्त और सुव्यवस्थित टेबल के रूप में प्रस्तुत किया जाए। लेकिन टेबुलेशन का कार्य करने से पहले उसमें कुछ समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग सजातीय वर्गों में बांटना पड़ता है। इस प्रकार के विभाजन से स्टैटिस्टिकल जो सामग्री है वो सरल, बुद्धिगम्य एवं सुव्यवस्थित हो जाती है। सांख्यिकी में डेटा को विभिन्न वर्गों में बांटने की क्रिया को क्लासिफिकेशन तथा वर्गीकृत डेटा को संक्षिप्त और सुव्यवस्थित सारणियों के रूप में प्रस्तुत करने की क्रिया को टेबुलेशन कहते हैं। अव्यवस्थित जो आंकड़े हैं वो तो मृत शरीर की भांति होते हैं, जबकि वर्गीकृत और सुव्यवस्थित आंकड़े स्वयं बोलते हैं। उनसे तो अपने आप क्लियर कट कोई न कोई ऑब्जर्वेशन हमें साफ दिखाई देगी। आंकड़ों की विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूह में, सब ग्रुप में हम उनको बांट लेंगे। वर्गीकृत आंकड़े जब उचित और व्यवस्थित क्रम के अनुसार लगाए जाएंगे तो ये स्टैटिस्टिकल सीरीज बन जाएंगे। आंकड़ों को सारणी द्वारा प्रस्तुत करने के लिए टेबुलेशन मेथड का भी प्रयोग किया जाता है। क्लासिफिकेशन, प्रोफेसर कॉर्नर कहते हैं कि वर्गीकरण तथ्यों को, चाहे यथार्थ हों चाहे वैचारिक हों, उनके समान गुणों के अनुसार जो भी हमारे पास क्लासिफाइड डेटा थे उनके समान गुणों के अनुसार समूहों में बांट लिया या वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया है ये। और इससे व्यक्तिगत इकाइयों में की विविधता में पाई जाने वाली गुणों की एकता भी व्यक्त हो जाती है। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस अरेंजिंग थिंग्स either actually or notionally in the group। कहने का मतलब चीज़ों को अरेंज कर लिया, थिंग्स को ऐसे अरेंज कर लिया ग्रुप्स में या क्लासेज में, अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड एफिनिटीज, जिस तरह से उनमें समान गुणों में व्यवस्था है, एंड गिव एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट में सबसिस्ट among the diversity of individuals। ये तो इसी तरह से है जैसे मान लिया हम कॉलेज में स्टूडेंट को क्लासीफाई करें। अब यूँ हम रोल नंबर के हिसाब से बताने लग जाएं और बीए बीकॉम सभी का कंटिन्यूटी में रोल नंबर बोलने लग जाएं तो उससे बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। जो सुनने वाला बंदा है वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। और यदि हम उनको ये बता दें कि बीए फर्स्ट में टोटल 110 स्टूडेंट हैं, बीकॉम में 20 स्टूडेंट हैं,
बीकॉम ऑनर्स में 15 स्टूडेंट हैं, बीजेएमसी में 10 स्टूडेंट हैं। यदि ये डेटा हम क्लासिफाई कर लिया, किस आधार पर? उनके समान गुणों के अनुसार समूह और वर्गों में व्यवस्थित कर लिया। हमने समूह या वर्ग किस आधार पर बांटे? सब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्लासिफाई कर लिया। अब जब ये डेटा टोटल एकदम किसी के सामने प्रेजेंट किया तो उससे क्लियर कट ये बात निकल के आती है कि कॉलेज में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट तो आर्ट्स के ही हैं, आर्ट्स फैकल्टी के। बाकी तो जो हैं कॉमर्स के हैं, कॉमर्स में भी ऑनर्स के हैं और बीजेएमसी के हैं, वह तो सारे मिला के भी 50 नहीं होंगे। तो मेजॉरिटी ऑफ कॉलेज जो है आर्ट्स फैकल्टी का ही है। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो कॉर्नर कहते हैं and give expression to the unity of attributes that may subsist among the diversity of individual। और इससे व्यक्तिगत इकाइयों की जो विविधता में पाई जाने वाली गुणों की जो एकता है, कहीं ना कहीं गुणों की एकता है, वो व्यक्त हो जाती है। अब इन्हीं को हम आगे क्लासीफाई करना चाहें ग्रुप कॉम्बिनेशन के हिसाब से, बीए फर्स्ट में भी हम देखें कि ज्योग्राफी लेने वाले बच्चे कितने हैं, तो चाहे वो स्टूडेंट ज्योग्राफी हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का हो, वो सारे ज्योग्राफी से अटैच हो गए, तो वो एक सब ग्रुप हो गया। अब नॉन ज्योग्राफी वाले जो आर्ट्स में ज्योग्राफी नहीं ले रहे, वो नॉन ज्योग्राफी में आएंगे। तो इस तरह से हम उनको मीनिंगफुल वे में क्लासीफाई कर सकते हैं। सांख्यिकीय आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के अनुसार निम्नलिखित आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। या तो हम समय के अनुसार कर लें, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लें, काल क्रमानुसार वर्गीकरण कर लें। इसमें वर्ष है, माह है, सप्ताह है, दिन है, उसके अनुसार किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, आमतौर से आपको पता है जनसंख्या का डेटा होता है, 10 साल में हम जनसंख्या का डेटा कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1901 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 21 का आ गया, फिर 1931, फिर 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और जो लास्ट जो इलेक्शन इसकी पॉपुलेशन की जो काउंटिंग थी वो आपको पता ही है 2011 में हुई थी। तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ, ये काल के अनुसार हुआ, समय के अनुसार हुआ। इसी तरह से बारिश के डेटा होते हैं, हम उनको महीनों के अनुसार ले लेते हैं और फिर उसमें क्लासिफिकेशन में साफ जाहिर है कि नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से जुलाई और अगस्त के जो महीने हैं वो बारिश वाले होते हैं। इन्हीं महीनों में अधिकांश वर्षा होती है, सर्दियों में थोड़ी सी होती है। दूसरा क्लासिफिकेशन का आधार है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आंकड़ों को हम किस हिसाब से वर्गीकरण कर सकते हैं? कोरोलॉजिकल, क्षेत्र वर्णीय, क्षेत्र के अनुसार। इसमें एकत्रित किए गए आंकड़ों को किसी स्थान, क्षेत्र अथवा भौगोलिक पर स्थिति, कोई देश है, कोई प्रदेश है, कोई जिला है, कोई गांव है, उनके अनुसार क्लासिफाई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जब क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों को बांटें तो उसमें राज्य का नाम आ गया और उसका डेटा आ गया, 1000 वर्ग किलोमीटर में बांट लिया। इसी हिसाब से यदि पॉपुलेशन को बांटें हम और उसको राज्यों के अनुसार 2001 की जनसंख्या को बांटें, तो इस तरह से क्लासिफाई, मतलब इसमें मुख्य गुण क्या है? क्षेत्र, कोई भी प्रदेश है, जिला है, जिले के हिसाब से बांटें, किसी जिले का एरिया कितना है, उनमें तहसीलें कितनी है, इस हिसाब से। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वो गुणात्मक वर्गीकरण है। आंकड़ों को उनके गुणों की समानता के आधार पर। इस प्रकार वर्गीकरण गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर होता है। इसे
इन्हें प्रत्यक्ष रूप से मापा नहीं जा सकता। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो स्क्रीन पर दिखा रखा है उसमें जनसंख्या के 3 गुण लिए हैं। एक तो सेक्स, मैरिटल स्टेटस और लिटरेसी। तो इन आधार पर वर्गीकरण कराया है। देखो, सबसे ऊपर पॉपुलेशन हो गई, उसके 2 भाग हो गए, एक मेल फीमेल, उनको अलग अलग सिंबल दे दिया। फिर उसी में लिटरेसी रेट है, लिटरेट हैं या इलिटरेट हैं, उस हिसाब से उनको बी, पुरुष और स्त्री को तो ए दिया था, लिटरेसी के हिसाब से बी दे दिया, और मैरिड हैं अनमैरिड हैं उस हिसाब से सी दे दिया। तो ऐसे हम क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, आंकड़ों को गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। ऐसे क्वांटिटेटिव है, संख्या के आधार पर आंकड़ों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करने की क्रिया को संख्यात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इन्हें मापा या गिना जा सकता है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, आयु, आपको पता है, आय, व्यापार, ये तो सारे क्वांटिटेटिव हैं, संख्या में बता सकते हैं। इस प्रकार के वर्गीकरण स्टैटिस्टिकल सीरीज की रचना के लिए किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आय को ले लिया, भाई 5000 से 5999 के बीच कर्मचारियों की संख्या 25 है। ऐसे ही 6000 से 6999 तक 37, ऐसे ही इस तरह से हम बढ़ते गए। तो आय समूह एक क्वांटिटी है, उसके आधार पर हमने वर्गीकृत करने की कोशिश करी। इसके बाद आता है स्टैटिस्टिकल सीरीज। जब अव्यवस्थित आंकड़ों को किसी क्रम में लगाया जाता है या उनका वर्गीकरण विभिन्न श्रेणियों में किया जाता है तो हमें सांख्यिकीय श्रेणी प्राप्त होती है। इन्हें स्टैटिस्टिकल सीरीज भी कहते हैं। कॉर्नर कहते हैं कि यदि 2 परिवर्ती राशियां साथ साथ इस प्रकार व्यवस्थित की जाएं कि एक में माध्य अंतर और दूसरे में माध्य अंतर के अनुरूप हों, तो ऐसे परिणाम को सांख्यिकीय श्रेणी कहते हैं। इफ 2 वेरिएबल क्वांटिटीज कैन बी अरेंज्ड बाय साइड so that measurable difference of the one correspondent with the measurable difference in the other, the result is said to be statistical series। वो एक statistical series होगी। इसी तरह से एच सेक्रिएस्ट कहते हैं कि सांख्यिकीय में श्रेणी उन इकाइयों या चलों के मूल्य को कहा जा सकता है जो किसी तर्कपूर्ण क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाते हैं। इस तरह से may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order। किसी न किसी लॉजिकल ऑर्डर के अनुसार इनको व्यवस्थित किया जाता है। बनावट के आधार पर ये जो सीरीज है स्टैटिस्टिकल सीरीज, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो इंडिविजुअल सीरीज है, दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसके आगे 2 भाग हैं, डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूस सीरीज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल सीरीज को। मौलिक रूप से प्राप्त सामूहिक आंकड़ों को, जो रॉ डेटा है हमारे पास, अनऑर्गेनाइज्ड है, इनको व्यवस्थित करना है। कैसे करें? या तो हम उसको सीरीज नंबर के हिसाब से लगा दें। आपको पता होगा जो भी हम उसमें लिखते हैं कॉपी में अपनी नोटबुक में, कई बार सीरियल नंबर के हिसाब से दे देते हैं, साइड में सीरियल नंबर दे देते हैं। यदि डेटा हमारे पास है, जैसे मज़दूरों को दी गई दैनिक मजदूरी रुपयों में लिख रखी है, तो साइड में सीरियल नंबर लगा दिया। सीरियल नंबर के हिसाब से फिर देख लिया इसकी मजदूरी इतनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सिंपल एरे ऑफ डेटा।
उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग क्रम में लिख दिया। जो भी अनऑर्गेनाइज्ड डेटा हमारे पास था, जैसे मजदूरी का ही था, या तो हमने सबसे पहले सबसे कम मजदूरी लिख दी, फिर उसको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, या पहले सबसे बढ़ते हुए क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ी मजदूरी को पहले ले लिया और फिर उसको घटते हुए क्रम में आगे ले गए इसी रूप में। तो हम कैसे व्यवस्थित करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में रॉ डेटा को? या तो वो अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर लगा लेंगे, सीरीज का कोई नंबर लगा लिया और फिर उसको व्यवस्थित कर लिया, या उसको असेंडिंग फॉर्म में लिख दिया, या उसको डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दिया। तो इस तरह से किसी न किसी फॉर्म में हम उसको कर लेंगे। दूसरा मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है। इसमें जिस श्रेणी में रिपीटेशन होती है उसको आवर्ती वितरण श्रेणी कहते हैं। इन श्रेणियों का अध्ययन करने से पहले कुछ पारिभाषिक शब्दों को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी दिए गए आंकड़ों में एक मद या एक जो आर्टिकल है कितनी बार आया, एक जो वैल्यू है कितनी बार आई, यदि उसकी पुनरावृत्ति होती है तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर भूगोल की जो मौखिक परीक्षा हुई तो कक्षा के 30 विद्यार्थियों द्वारा 10 में से ये नंबर प्राप्त हुए। अब इसमें ध्यान से यदि आप देखोगे तो 3 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 6, तो 3 जो मार्क्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 6। तो इस तरह से एक तरफ तो हम नंबर लिख लेंगे, एक नंबर 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा, सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। अब आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आवर्तियों को वर्ग के सामने प्रकट कर दिया, उसके सामने लिख दिया। इसके लिए हम क्या करते हैं? टेली बार का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो हमने मार्क्स लिख लिए, उसके बीच में टेली बार लगा दी, सीधी लाइन लगा दी कि कितनी बार ये आ चुका। काउंटिंग के लिए इसमें बड़ी आसानी होती है। जैसे एक नंबर है 2 बार आया, 2 लाइन लगा दी। अब 2 नंबर है वो 5 बार आया तो 4 तो सीधी लाइन लगा दी, और जो 5वीं लाइन है वो हम तिरछी लगा देंगे। इससे हमें काउंटिंग में आसानी होगी। तो ऐसे ही फिर आगे 3 नंबर कितने को आया? 6 आवर्ती है 3 नंबर की, तो 4 के बाद एक तिरछी लाइन लगा दी, और जो नेक्स्ट वन था उसकी एक स्ट्रेट लाइन लगा दी, टेली बार जिसको कहते हैं। तो इस तरह से हम ये टेबल बना के फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं और उन फ्रीक्वेंसियों को टोटल कर लेते हैं। इसमें पहला है, जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है तो उसमें फर्स्ट है डिस्क्रीट सीरीज। इसे डिसकंटिन्यू सीरीज भी कह देते हैं। ये इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि प्रत्येक इकाई की वैल्यू साफ है। खंडित श्रेणी में किसी एक मद का मूल्य एक बार ही लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि जो वैल्यू जो मार्क्स हैं वो एक बार ही लिखे हुए हैं। इस प्रकार की श्रेणी में उसके सामने आवर्ती लिखी होती है। ये डेफिनेट ब्रेक है। इस श्रेणी की रचना के लिए पदों की पुनरावृत्ति की संख्या गिनी जाती है और यह संख्या उस वैल्यू के सामने लिख दी जाती है। जैसे 3 के सामने हमने 6 लिख दिया, इसका मतलब है 3 जो मार्क्स है वो 6 स्टूडेंट का आया। इस श्रेणी में क्लास इंटरवल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लास इंटरवल नहीं होता, सीधी मार्क्स लिख दिए और उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, मतलब 2 ही लाइन हुई, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी। तो इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज, 2 सीरीज का हमने डिस्कस किया इसमें। इसको आप थोड़ा सा फॉलोअप करना, और कोई भी इसमें परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे भी मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो, और जो पर्सनल नंबर है उस पर भी। लेकिन आपने इसको रूटीन में साथ साथ कैचअप करना है ताकि हमारा टाइम से सिलेबस कंप्लीट हो। थैंक्स टू ऑल।